नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले, भी बातें नहीं ये। अरे सुबह सुबह भगवान का नाम ले लिया करो। अब सुबह नहीं है मैडम, दोपहर है। दोपहर नहीं है, सुबह ही है। क्या पढ़ रहे हैं भैया? कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए भाई? इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है। क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है मेरे बच्चों, और हमें पढ़ना क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी। क्या पढ़नी है? भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारे एग्जाम में आती है। अभी तक हमने अर्थव्यवस्था जो है और अर्थशास्त्र दोनों के बारे में जान लिया भी, क्या अर्थव्यवस्था होती है, क्या अर्थशास्त्र होता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा मेरे बच्चों? आर्थिक है स्ववृद्धि और आर्थिक विकास पढ़ा। उसके बाद जो हमने किया, राष्ट्रीय आय किया। राष्ट्रीय आय के बाद जो हमने किया, वो क्या किया मेरे बच्चों? आर्थिक नियोजन किया। आर्थिक नियोजन में हमने क्या पढ़ा? योजना आयोग पढ़ा। योजना आयोग से 100% क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय आय मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और जो है उसके बाद योजना आयोग। योजना आयोग जो आया था मेरे बच्चों, वो 15 मार्च 1950 को आया था, और इसे 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह क्या आया था मेरे बच्चों? नीति आयोग आया। आज जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नीति आयोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स में, क्या रहेगा? नीति आयोग में। नीति आयोग इंग्लिश में लिख लो मेरे बच्चों, क्योंकि ये इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। नीति आयोग, नीति आयोग। नीति की हमें करना है, नीति की जो है फुल फॉर्म करनी है। आयोग तो कमीशन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग, पहले नीति की इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं। एन से मेरे बच्चों नेशनल आई से बनता है इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफार्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया है। क्या क्या है मेरे बच्चों? ऑफ इंडिया। इंडिया 4 आएगा क्या? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो लिख मेरे बच्चों, तुम्हें बस 4 ही वर्ड याद रखने हैं। एन से बनता है नेशनल, और आई से बनता है इंस्टीट्यूशन, और टी से बनता है ट्रांसफार्मिंग, और आई से बनता है इंडिया। बाकी लिखा आएगा, तुमसे फुल फॉर्म दी होगी तो लिखा आएगा। ये चारों शब्द उसमें सही होने चाहिए। क्लियर है? अगर वो करेगा तो इसमें हेर फेर करेगा, इनमें नहीं करेगा। एंड और में कोई हेर फेर नहीं करेगा, करेगा तो इनमें करेगा। क्लियर है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल से क्या होता है? राष्ट्रीय है, और इंस्टीट्यूट संस्था मेरे बच्चों, और ट्रांसफॉर्मिंग परिवर्तन, और इंडिया भी भारत। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भी। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो इसका नाम। हिंदी में क्या है? हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लिख लो। हिंदी में इसका मेरे बच्चों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था मेरे बच्चों। तो जहां तक मेरा अनुभव करता है भी, ये कुछ एक संगठन होते हैं, जैसे इनकी फुल फॉर्म होती है। ये तुम इंग्लिश में कर लो तो बेटर रहता है, हिंदी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इंग्लिश में वो ना तो कोई स्पेलिंग बदल सकता, ना ही ये शब्द बदल सकता। यहाँ वो थोड़ा सा अलग घुमा के दे देगा तुम्हें। क्लियर है? अरे फुल फॉर्म क्लियर है? नीति आयोग किसकी जगह है मेरे बच्चों? योजना आयोग की जगह है। किसकी जगह है? योजना आयोग की जगह है। लिख लो, नीति आयोग किसकी जगह ली है? योजना आयोग के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
भी नीति आयोग है किसकी जगह आया है, योजना आयोग की जगह आया है। अब लिखो नीति आयोग की जो स्थापना कब हुई, लिखो मेरे बच्चों नीति आयोग की स्थापना कब हुई मेरे बच्चों, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 2015 को। जैसे हमने पढ़ा भी योजना आयोग जो जो ढांचा था, बॉडी थी, वो कैसी थी, क्या इसका ये जो योजना आयोग है उसका संविधान में जिक्र मिलता है, नहीं मिलता मेरे बच्चों, संविधान में उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो एक्ट के तहत आए उसे वैधानिक बोलते हैं और जो आर्टिकल के तहत आए उसे संवैधानिक बोलते हैं और हम अपनी मर्जी से लेके आए उसे गैर संवैधानिक बोलते हैं। तो नीति आयोग कैसी बॉडी है मेरे बच्चों, गैर संवैधानिक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों, चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, कैसी बॉडी है, ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक मतलब मेरे बच्चों संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, गैर संवैधानिक बॉडी है, गैर संवैधानिक है संस्था है मेरे बच्चों। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। इसके बाद ये पूछता है मेरे बच्चों भी इसके जो अध्यक्ष जो है, इसका अध्यक्ष जो है इसकी बागडोर नीति आयोग की कौन संभालता है, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है मेरे बच्चों, वही इसका अध्यक्ष होता है। लिखो वर्तमान में प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो जब से ये आया है 1 जनवरी 2015 से लेके और आप जब वर्तमान की बात करें 2025 तक, अध्यक्ष इसका कौन रहे हैं, नरेंद्र मोदी रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी। जो जब से ये आया है तब से लेके अध्यक्ष अभी तक इसका एक बार भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 14 से लेके और 2025 तक है कौन है, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। तो तुम्हें ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है भी नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, उसमें दे देता है प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल करेगा, तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग और योजना आयोग की कौन अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है, अरे क्लियर है। चल आगे है मेरे बच्चों, इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है, इसका नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। जैसे हमने योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पहला उसका जो था अध्यक्ष था कौन था, जवाहरलाल नेहरू था, और पहला उपाध्यक्ष कौन था, गुलजारी लाल नंदा पड़ा। वैसे ही नीति आयोग का पहला जो ये फर्स्ट, और मेरे बच्चों अभी तक है, ध्यान रखना, ये ऐसे तुम लिख लेना, ये फर्स्ट यही था और अभी तक वर्तमान में यही है। फर्स्ट जो अगर पूछे भी नीति आयोग की स्थापना हुई उस टाइम नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बना, कौन से प्रधानमंत्री बना, तो नरेंद्र मोदी बना। अभी तक ये नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, तो अभी तक कौन है उसका अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी जी है। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब लिखो मेरे बच्चों फर्स्ट उपाध्यक्ष नीति आयोग का, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है मेरे बच्चों, अरविंद पंगड़िया, वेरी गुड, अरविंद पंगड़िया, अरविंद पंगड़िया ये फर्स्ट उपाध्यक्ष रहे। कौन रहे, फर्स्ट उपाध्यक्ष रहे। परंतु ये हाल ही में चर्चाओं में रहा था मेरे बच्चों, क्या क्यों चर्चाओं में रहा अरविंद पंगड़िया, क्योंकि अरविंद पंगड़िया को क्या नियुक्त किया गया है, अरविंद पंगड़िया को, ये वर्तमान करंट का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वर्तमान में इसे 16वें वित्त आयोग
वित्त आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया। वित्त आयोग आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर रह जाता है, वित्त आयोग हम आगे करेंगे। वित्त आयोग भी ऐसे होता है, ये पैसे से संबंधित लेन देन करता है मेरे बच्चों। तो 16वां चुन लिया गया है। वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 15वां चल रहा है। बस तुम्हें यहाँ इतना ही ध्यान रखना, जब मैं वित्त आयोग कराऊंगी तो इसको रिपीट करूंगी कि वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? अरविंद पंगड़िया को। जो वही अरविंद पंगड़िया जो फर्स्ट उपाध्यक्ष रहा किसका? नीति आयोग का। वही अरविंद पंगड़िया जो फर्स्ट नीति आयोग का उपाध्यक्ष रहा था, उसे हाल ही में वित्त आयोग का क्या चुन लिया गया है? अध्यक्ष चुन लिया गया है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब मेरे बच्चों इसी के साथ जो है सेकंड नंबर यहां लिख दे, 1 मिनट इसके साथ लिखते हैं। हाँ मेरे बच्चों, सेकंड उपाध्यक्ष पूछे, सेकंड नंबर का उपाध्यक्ष पूछे। उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो वही चल रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी। तो सेकंड उपाध्यक्ष जो आए थे मेरे बच्चों, कौन आए थे? राजीव कुमार। कौन आए थे मेरे बच्चों? राजीव कुमार। सेकंड पूछे तो कौन है मेरे बच्चों? राजीव कुमार। थर्ड पूछे, थर्ड जो वर्तमान में है, अब आएगा क्वेश्चन मेरे बच्चों, भी वर्तमान में जो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है मेरे बच्चों? सुमन बेरी है मेरे बच्चों। कौन है? सुमन बेरी। और ये जो सुमन बेरी है ना, ये जेंट्स है मेरे बच्चों, ये भी ध्यान रखना। सुमन बेरी है। वर्तमान में अगर है नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? सुमन बेरी है। पहले कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। और सेकंड कौन थे? राजीव कुमार थे। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, अब इसका सीओ पूछा जाता है मेरे बच्चों। सीओ जो है वर्तमान में, पहला अगर हम फर्स्ट की बात करें, नीति आयोग का, नीति आयोग का जो है फर्स्ट, अगर सीओ की बात करें, फर्स्ट सीओ कौन रहे थे? कौन रहे थे मेरे बच्चों? सिंधु खिल्लर। में कौन रहे थे? फर्स्ट सीओ की बात करें तो कौन रहे मेरे बच्चों? सिंधु खिल्लर रहे। सिंधु सिंह लिख लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंधु खिल्लर, सिंधु खिल्लर रहे थे मेरे बच्चों, सिंधु खिल्लर रहे थे। क्लियर है? सेकंड अगर इसका सीओ की बात करें, कौन थे मेरे बच्चों? सेकंड है सीओ कौन थे? कौन थे मेरे बच्चों? अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत सेकंड इसके सीओ रहे। थर्ड पूछे, थर्ड जो है वर्तमान में है, थर्ड भी लिखना है और साथ में क्या लिखना है? जो वर्तमान में है, थर्ड है और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो, ये वर्तमान में ही इसके सीओ है, सीओ है मेरे बच्चों। वर्तमान सीओ पूछे तो कौन है मेरे बच्चों? बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम। तो सुब्रमण्यम याद रखना, तो शॉर्ट जितना शॉर्ट हो उसके उतनी शॉर्ट बातें याद रखा। तो बी आर सुब्रमण्यम जो है, जो वर्तमान में सीओ है, किसके हैं मेरे बच्चों? नीति आयोग के। किसके हैं? नीति आयोग के हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान में क्या पूछा मैंने?
अध्यक्ष पूछा या उपाध्यक्ष? सुनो, मैं 1 मिनट में रिपीट कर देती हूँ। नीति आयोग जो मेरे बच्चा किसकी जगह लिया है? योजना आयोग की जगह लिया है। कब आया है? 1 जनवरी 2015 को आया है। और अगर पूछे ये कैसी बॉडी है, तो कैसी बॉडी है? गैर संवैधानिक बॉडी है। और अगर ये बात करें भी ये जो इसका अध्यक्ष जो कौन रहा है, तो जब से ये आया है और आज वर्तमान में कौन रहा है इसके अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री बनता है। वैसे तुम्हें ये ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, तो नरेंद्र मोदी रहे हैं अभी, क्योंकि ये 14 से और 25 तक सत्ता में कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद अगर सेकंड उसके बात करें भी इसका उपाध्यक्ष पूछता है, तुम्हें याद रखना है फर्स्ट। अब तीनों मैंने क्यों लिखे? क्योंकि क्या पता कौन सा कब पूछ ले, पुराना क्वेश्चन उठा ले। तो ये 3 ही आए हैं मेरे बच्चों। जो है फर्स्ट जो उपाध्यक्ष रहे वो कौन रहे? अरविंद पंगड़िया रहे। और हाल ही में अरविंद पंगड़िया को किसका अध्यक्ष चुन लिया गया? अध्यक्ष चुन लिया गया। अब याद रखना, तुम्हें कंफ्यूज करेगा। जो है नीति आयोग का क्या है? वो उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का क्या है? उपाध्यक्ष है। और जो है वित्त आयोग का क्या बना है? वो अध्यक्ष बना है। वित्त आयोग का क्या बना है? अध्यक्ष बना है। कौन से नंबर के वित्त आयोग का? 16वें वित्त आयोग का। सेकंड उपाध्यक्ष कौन रहे नीति आयोग के? राजीव कुमार रहे। और थर्ड जो वर्तमान में वो कौन है मेरे बच्चों? सुमन वेरी है। सुमन वेरी एक जेंट्स है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है मेरे बच्चों सीईओ पूछता है। तो वर्तमान में अगर पूछे भी नीति आयोग के सीईओ कौन थे? कौन थे? सिंधु खिल्लर थे। कौन थे? सिंधु खिल्लर थे। और सेकंड पूछे अमिताभ कांत थे। और वर्तमान में सीईओ पूछे तो कौन है? सुब्रमण्यम वर्तमान। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब सुनो मेरे बच्चों, ये तो थी रटा रटाई बातें, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगी कहीं, पर तुम्हें फर्क पता करना है भी मैडम जो नीति आयोग और योजना आयोग क्या है। हम दोनों कंसेप्ट लेते हैं। योजना आयोग जगह एक जगह लिख देती हूँ मैं, योजना आयोग पहले सुनना है फिर लिखना है। अपनी भाषा में लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है मैं जैसे लिखाती हूँ तो तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे लिखना है। नीति आयोग सुनो मेरे बच्चों, पहले तो ये पूछे भी जो योजना आयोग जो हमें मान लो जो योजना बना के देता था वो कितने टाइम के लिए योजना देता था? 5 वर्ष के लिए। हमें ये क्या देता था? योजना आयोग है 5 वर्षीय योजना देता था। क्या देता था? एक 5 वर्षीय योजना देता था। 5 वर्षीय योजना जो कितनी दी इन्होंने? 12 दी। कितनी दी? 12 दी। 5 साल के लिए ये एक ढांचा बनाता भी इस तरीके से हमें काम करना है। और इसमें जो पूरा का पूरा योजना आयोग में जो ढांचा बनता था वो सेंट्रल सरकार संभालती थी। भी सेंट्रल सरकार डिसाइड करके देती थी भी किस राज्य में क्या क्या काम करना है। यहाँ सिर्फ क्या था? सेंट्रल सरकार। तो इसको बोलते हैं भी योजना आयोग कैसा था? केंद्रीकृत था। कैसा था? केंद्रीयकृत था, सेंट्रल था। मतलब है सेंट्रल सरकार एक ढांचा बनाती थी और अन्य राज्यों को थोप देती थी भी आपको ऐसे ऐसे अपने राज्य में कार्य करना है। तो यहाँ सिर्फ ये डिपेंड करता था, मतलब एक जैसे कोई हम जैसे अलग अलग बच्चे हैं, भाई यहाँ थोप दूं तुम्हें भी इस तरीके से पढ़ना है, क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कहूँ सुबह आते ही तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है। अब कई बच्चे हैं इंग्लिश नाम से ही डरते हैं, तो तुम्हें इंग्लिश पसंद नहीं है और तुम क्या करते हो? जो सब्जेक्ट ईजी होता है उसको पहले फॉलो करते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमेशा जो टफ होता है उसको सबसे पहले निपटा दो, फिर शाम तक जो ईजी है वो तो हम कर ही लेंगे। हम सुबह सुबह ईजी कर लेते हैं, फिर थक जाता है, फिर ये सोचते हैं कल कर लेंगे, आज रहने दे इसको, वैसे ही नहीं आता मेरे को तो, है ना। तो ये थोपा जाए तो वो काम नहीं होता मेरे बच्चों। अगर मैं तुम्हें कहूँ इस तरीके से पढ़ना है, नहीं, तुम अपनी मर्जी से पढ़ते हो, पढ़ोगे ना, मेरे कहने से नहीं पढ़ पाओगे ना। क्या एक दिन जबरदस्ती पढ़ा दिया तो क्या, परंतु रूटीन में नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये था मेरे बच्चों योजना आयोग जो है कैसी 5 वर्षीय योजना देता था। परंतु नीति आयोग ने कहा भी हम योजना आयोग की तरह काम नहीं करेंगे, हम अलग अलग काम करेंगे। इन्होंने एक पहला 15 वर्षीय विजन दिया। इन्होंने क्या दिया? एक 15 वर्षीय विजन दिया, लिख लो क्या दिया इन्होंने। इन्होंने कहा एक हमारा 15 वर्षीय विजन है।
15 वर्षीय विजन दिया। उसके साथ इन्होंने कहा हमारा 7 वर्षों की क्या है, एक रणनीति है। क्या है मेरे बच्चों, रणनीति है। फिर इन्होंने कहा हमारे पास 3 वर्ष की एक 3 वर्ष का एक्शन एजेंडा भी है, एक्शन एजेंडा भी है, 3 वर्ष का एक्शन एजेंडा भी है। तो पूछे भाई योजना आयोग जो है कितने वर्ष के लिए देता था, सिर्फ 5 वर्ष के लिए। ये कहता है नहीं, हमने एक 15 वर्ष का रखा है पूरा प्रोग्राम, उसमें हमने अलग अलग बांटा है, एक 7 वर्ष का रखा है, एक 3 वर्ष का। एजेंडा लेके आए, मतलब कोई कार्य लेके आए हैं, मतलब जैसे गांव में सड़कों में सुधार करना है, एक एजेंडा है, 3 वर्ष का लेके आए हैं। तो 3 वर्ष में जो सरकार ने काम किया है, पहला उसका एक इंप्रूवमेंट लेंगे, रिपोर्ट लेंगे। इसमें आपने देखा जब ट्रांसफॉर्मिंग की बात आती है, शोध संस्था को सबसे महत्व देता है। ये किसको देता है, संस्था को, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, भी जो काम किया वो कितना किया। वो अलग बात है, अभी अब तुम कह दो फलाना वो गिर गया, मैडम कौन सी वो सड़क टूट गई, वो अलग बात है, कितना काम करते हैं वो तुम्हें पता है। सरकारी तंत्र में सरकार तो काम करती नहीं, बाकी हमारे जैसे करते हैं, ठेका मुकाते हैं, वो पैसे खा जाते हैं और वहां कच्चा मटेरियल डाल देते हैं, तब वो गिर जाते हैं। बाकी इन्होंने कहा भी हम 3 वर्ष के बाद उसका क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे भी सरकार ने कितना कितना काम किया, फिर उसी को 7 वर्ष के लिए बढ़ाएंगे, फिर उसको 15 वर्ष का, फिर हमारा पूरा विजन जो है पूरा कब तक चलेगा, 15 वर्ष के लिए चलेगा। तो ध्यान रखना, उन्होंने 15 वर्षीय क्या दिया है, एक विजन दिया है, 7 वर्ष की क्या दी है, रणनीति दी है, और 3 वर्ष का क्या दिया है, एक्शन एजेंडा दिया है। भी 3 वर्ष में हमें इसका रिसर्च करेंगे। क्लियर है, अरे क्लियर है इतना। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी योजना आयोग जो है क्या थी, केंद्रीकृत थी। योजना आयोग क्या था, केंद्रीकृत था। तो लिख लो, योजना आयोग क्या था, केंद्रीकृत, केंद्रीयकृत। केंद्रीयकृत होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, जिसमें केंद्र सरकार क्या करती है, कार्यों को क्रियान्वयन करती है, कार्य थोपती है, नीतियां बनाती है। केंद्र सरकारें नीतियां बनाती है, केंद्र सरकारें नीतियां बनाती थी, क्योंकि ये चला गया पास्ट में। अब आता है मेरे बच्चों, यहां क्या किया, यहां विकेंद्रीकृत किया गया। क्या किया गया मेरे बच्चों, विकेंद्रीकृत किया गया। विकेंद्रीकृत में क्या बोला गया मेरे बच्चों, ये बोला गया सिर्फ सेंट्रल सरकार ही नहीं, इन्होंने कहा भी केंद्र सरकार तो आएगी, केंद्र सरकार के साथ क्या आएगी मेरे बच्चों, राज्य सरकार। केंद्र सरकार और है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और है राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार है मिलकर नीतियां बनाएगी, बनाएगी। एक मिनट मेरे बच्चों, नीतियां बनाएगी, नीतियां बनाएगी। बस तुम्हें ये देखना है, इतना 2 बातें याद रखनी है। योजना आयोग में सेंट्रल सरकार और नीति आयोग में दोनों, कौन, सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार। क्लियर है। तो इसको जो सेंट्रल सरकार, ओनली एक सेंट्रल सरकार की बात की गई, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीकृत बोलते हैं। केंद्रीकृत, बस केंद्र पर ही डिपेंड है। ठीक है मेरे बच्चों, केंद्रीकृत का इतना ही मीनिंग है मेरे बच्चों। इसमें क्या करती है, केंद्र सरकार नीतियां बनाती है। क्लियर है, क्लियर है। वो जनता पे थोप देती है, अलग अलग राज्यों पे थोप देती है, अभी तुम्हें इस तरीके से काम करना है। यहां सिर्फ क्या, सेंट्रल सरकार डिसाइड करती थी। अब नीति आयोग आ गया, उन्होंने क्या कहा, इस केंद्रीकृत को हमने विकेंद्रीकृत कर दिया है,
हम यहाँ सेंट्रल सरकार तो साथ करेगी, उसके साथ क्या करेंगे, जो राज्य सरकार भी काम करेगी। और जब ये एजेंडा बनेगा तो उसमें राज्य सरकार के सीएम इसमें इंक्लूड होंगे। मीटिंग होती है ना मेरे बच्चों, उसमें क्या होगा, राज्य सरकार के कौन आएंगे, सीएम आएंगे, राज्य सरकार के सीएम आएंगे। ध्यान रख लेना, राज्य सरकार के साथ लिख लो भी ये मंत्री जो इनकी बैठक होगी, इन पे जो काम किया जाएगा जो, तो इसमें कौन आएंगे, राज्य सरकार के सभी राज्यों के सीएम आएंगे। क्या आएंगे, सभी राज्यों के सीएम आएंगे। और इसके साथ जो है यूटी है, जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है मेरे बच्चों, यूटी, यूटी जो है इसके राज्यों के साथ यूटी भी है ना, यूटी के उपराज्यपाल आएंगे, यूटी के उपराज्यपाल आएंगे, यूटी के उपराज्यपाल आएंगे मेरे बच्चों, उपराज्यपाल आएंगे, यूटी के उपराज्यपाल आएंगे। और जो है जो राज्य सरकार है उसके कौन आएंगे, सीएम आएंगे। अब जब मीटिंग हो रही होगी मेरे बच्चों, जब ये विजन वगैरह बन रहा होगा, जब अलग अलग राज्य के सीएम आएंगे और यूटी के जो उपराज्यपाल आएंगे, तो वो अलग अलग अपने राज्यों की प्रॉब्लम बताएंगे ना, अरे अलग अलग बताएंगे ना। जैसे जो बिहार वाले क्या मांगते हैं, भी हमें खाना ही नहीं है, खाने की व्यवस्था की जाए। और हरियाणा वाले क्या मांगते हैं, क्या मांग सकते हैं हरियाणा वाले, वैसे भी राजा है, हरियाणा वाले तो राजा है ना देश के, तो क्या मांगोगे जब तुम्हें बुलाया जाए भी हमारे देश में क्या, हमारे राज्य में क्या सुधार हो। मान लो सपोज करो तुम मीटिंग में बैठे हो और सीएम हो हरियाणा के, सोच तो ले क्या मांगोगे भी, फिलहाल तो ये पानी की व्यवस्था अच्छी की जाए, हमारे पानी भर जाता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है ना। अरे तुम समझे नहीं, जो टाइम की प्रॉब्लम होती है, जिस टाइम बैठे हैं और ज्यादा उस टाइम जो आ रहा है उभर के, तो अब इस टाइम क्या उभर के आ रहा है, पानी भरा हुआ है, तो हम ये कहें भी हमारे पास जो जल निकासी है उसकी प्रॉपर से की जाए, जैसे सिंधु सभ्यता में थी। ऐसे कहना तुम्हें, कैसे, जैसे सिंधु सभ्यता में जल निकासी थी वैसे हमारे हरियाणा में व्यवस्था की जाए, सड़कों का प्रबंध वैसे किया जाए, कॉलोनियां वैसे कटे। और जैसे चाहे हम ना गांव के बाहर जो चौकी है वो ना फोड़े सड़क सीधी करने के लिए, सड़क टेढ़ी कर सकते हैं पर चौकी नहीं फोड़ सकते, लड़ाई हो जाएगी फिर, है ना। अरे गांव में झगड़े होते हैं ना खालियों को लेके, हमारी दीवार के साथ खाली क्यों बना दी, सेंटर में बनाओ, एक सहमति दे देता है एक नहीं देता। फिर ये है इस चौकी, जैसे हम स्लोप बनाते हैं, क्योंकि घर हमने ऊंचे कर लिए, स्लोप बनाना पड़ता है साधन चढ़ाने के लिए, तो स्लोप बना लेते हैं, वो स्लोप इतना होता है उस जो खाली है उसके ऊपर से आ गया, अब सफाई करने वाला कैसे करेंगे, करता रहे, किसी ने तो बड़े बड़े बना रखे, और फिर बाद में शिकायतें लगाए रहते हैं भी हमारी खाली साफ नहीं हुई। कुछ कमियां हम में, बहुत ज्यादा कमियां, कुछ क्या बहुत ज्यादा कमियां। तो ये था मेरे बच्चों, मेरा समझाने का मतलब था भी वहां राज्य को बिठा, राज्य के सीएम को बिठाएंगे उस मीटिंग में, और अलग अलग जो राज्यों की प्रॉब्लम्स ली जाएगी, और उसके बाद जो है जो रणनीति है वो डिसाइड की जाएगी। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। चलो अब देखो मेरे बच्चों, इसमें जो है क्या शामिल होते थे और क्या नहीं होते थे। इसमें मेरे बच्चों जो योजना आयोग में, योजना आयोग में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं को, शोध संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता था, शामिल नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। और यहां क्या कर दिया इन्होंने, नीति आयोग में, नीति आयोग में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय
और शोध संस्था होती है मेरे बच्चों, रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, शोध संस्थाओं को भी शामिल किया। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? इन्होंने विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं का, यहाँ मुद्दा क्या है मेरे बच्चों, ये लाइन जो लिखाने की क्यों था, क्योंकि पूछ सकता है कि योजना आयोग में शोध संस्थाओं के, वहाँ रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं था। अब ज्यादा फोकस मतलब वो रिसर्च कितना हो रहा है, मैंने ये कहा भी सरकार में ऐसे नहीं करती भी अब प्रॉपर तरीके से सरकार सही नहीं कर रही, वो हमारे पे डिपेंड, क्योंकि कर्मचारी तो हम ही है सरकार के, पैसे सरकार दे रही है, हर डिपार्टमेंट में पैसे भर भर के आते हैं। जैसे अगर कहे ना अब जल के लिए सरकार अलग से बजट पेश करती है, बहुत पैसा आता है, पंचायत में पैसा आता है, और पंचायत कितना काम करती है कोई नहीं करता। पंचायत, अरे सरपंच बनने के लिए हम इतने पैसे बहा देते हैं, तो तुम सोचो काम करने के लिए थोड़ी बातें, वो पैसे के लिए बातें हैं, जब आएगा पूरे कर लेंगे। नहीं कौन, हर कोई सरपंच अपने, मान लो सोच के देखें तो अपने घर में हर कोई सरपंच है ना, सरपंच की क्या जरूरत है, सरपंच की जरूरत होती है वो अच्छी व्यवस्था कर सके अपने गांव में, वो है नहीं, सरपंच आता ही नहीं, बस एक बार सरपंच बन जाए, जैसे हम ये सोचते हैं एक बार सरकारी कर्मचारी बन जाए, बाद में देखा जाएगा काम करने वाले हम कितना करते हैं, और जो करते हैं, ये मैंने तुम्हें सच कहा है, कोई डिपार्टमेंट हो, मैं आज फिर वही लाइन रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तुम काम करो, नहीं करना तो स्पष्ट बोल दो मेरे को आज काम नहीं करना, जैसे मेरे को लेक्चर नहीं लगाना तो मैं बोल देती मेरे को आज लेक्चर नहीं लगाना, वो स्पष्ट था। अगर मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करती तो वो मेरी कहीं ना कहीं दिक्कत थी। जहां भी तुम घर में भी अगर रोटी बना रहे हो, मन है रोटी बनाने का, बना लो, नहीं स्पष्ट बोल दो मेरी नहीं बनेगी रोटी, वो बाद में देखा जाएगी मतलब व्यवस्था कहां से होती है, परंतु बोल नहीं सकते ये मैंने पॉइंट गलती बोल दिया शायद है, लेडीज बोल नहीं सकती भी रोटी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ऐसा नहीं होता, परंतु काम के लिए होता मेरे बच्चों, भी काम जहां कर रहे हो ना, जब तुम जितना पढ़ोगे ना, मन डाल के पढ़ोगे, तुम्हें वो चीज इजीली समझ में आ जाएगी। तो मन करके नहीं पढ़ते भी, ये लगता है पड़ोसी पढ़ रहा है तू ही पढ़ ले, फिर पेज पलटने वाली बात होती है, बाकी पढ़ा नहीं जाता। अरे क्लियर है, समझ में आया? तो यहां था मेरे बच्चों भी, अगर पूछे इसमें जो ये कमेटी बनती है, नीति आयोग बनता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो उसमें जो 4 व्यक्ति जो होते हैं वो सेंट्रल सरकार के होते हैं, 2 जो संस्था से आते हैं, एक विश्वविद्यालय का आता है जो चाहे कुलपति हो या जो है शोध कर्मचारी हो, एक शोध व्यक्ति होता है जो रिसर्च करे, अच्छा जानकार हो, तो 2 व्यक्ति लिए जाते हैं। या आशिक, इसमें एक लाइन आती है भी, जो कमेटी बनती है नीति आयोग से, लिख लो, लिखाई देती हूँ, नीति आयोग जो समिति बनती है मेरे बच्चों, उसमें 4 व्यक्ति जो होते हैं मेरे बच्चों, 4 मेंबर जो होते हैं या सदस्य जो होते हैं, वो 4 होते हैं, वो किसके होते हैं मेरे बच्चों, केंद्र सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं। और 2 व्यक्ति इसमें होते हैं, 2 जो मेंबर होते हैं वो विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से लिए होते हैं। 2 व्यक्ति शोध संस्थान या विश्वविद्यालय के हो सकते हैं, इनको बोलते हैं आशिक मेंबर, मतलब थोड़े काम के लिए, इनको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य, और इसको बोलते हैं मेरे बच्चों आंशिक, आंशिक भाई मतलब छोटा काम, आंशिक सदस्य मेंबर। और बाकी मैंने बता दिया भाई, जो राज्य का कौन आएगा, सारे राज्यों के सीएम आएंगे, और यूटी के कौन आएंगे, उपराज्यपाल आएंगे, वो तुम एड कर लोगे। क्लियर है? और यहाँ जो है कौन आएगा, इन मेंबर की बात करें, 4 मेंबर, यहाँ आता है वित्त मंत्री आता है,
रक्षा मंत्री आता है, गृह मंत्री आता है, और कई बार जो है परिवहन मंत्री को भी इंक्लूड किया जाता है। जो है प्रधानमंत्री तो होता ही होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें मेरे बच्चों प्रधानमंत्री के बाद जो आती है पोस्ट आती है वो गृह मंत्री की आती है, गृह मंत्री के बाद आती है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के बाद आती है वित्त मंत्री। ये जो है इन व्यक्तियों को चुना जाता है, यहाँ फिर परिवहन मंत्री को भी चुन लिया जाता है। तो आपसे इतना ही पूछेगा भाई सेंट्रल सरकार के कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर होते हैं, क्लियर है। और उसमें जो है विश्वविद्यालय और जो है शोध संस्थानों से कितने मेंबर लिए जाते हैं? 2 मेंबर लिए जाते हैं। बाकी सभी राज्यों के सीएम लिए जाते हैं और यूटी के उपराज्यपाल। ये था मेरे बच्चों आपका नीति आयोग, ये था नीति आयोग। इतना है। एक और है मेरे बच्चों, एक लाइन और है। नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नीति आयोग को क्या बोला जाता है? थिंक टैंक भी बोला जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, कहा जाता है। कहते हैं ये सोच के काम करता है, सोच के करता है, कितना करता है वो तो पता नहीं, परंतु ऐसे थिंक टैंक बोला गया है। क्लियर है? अरे क्लियर है? नीति आयोग भाई, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम। कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम। और एक से एक कई बार ये पूछ लेता है कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने तुम्हें स्पष्ट तो कर दिया कि सेंट्रल सरकार थोप देती है, तो सेंट्रल सरकार क्या है? अपर लेवल की है ना। अरे अपर लेवल की है तो ऊपर से ये नीचे की ओर आती है। योजना आयोग कैसा था? ऊपर से नीचे की ओर था। योजना आयोग कैसे था? ऊपर से योजना बनती थी, ऊपर से नीचे की ओर कार्य होता था। हाँ जी। और इसका उल्टा है नीति आयोग। इसका उल्टा क्या है मेरे बच्चों? नीति आयोग। ये नीचे से ऊपर काम करता है। हाँ जी। ये कहते हैं पहले हम प्रॉब्लम्स लेंगे, मान लो अलग अलग राज्य जो सीएम बताएगा, फिर हम काम करेंगे। तो ये नीचे तबके के लोगों को इससे पहले सहमति लेते हैं भी क्या आपके राज्य में काम करना चाहिए, फिर उसके बाद सेंट्रल सरकार कार्य करती है। क्लियर है? और यहाँ क्या था? सेंट्रल सरकार अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेती थी, फिर लोगों पे क्या कर देती थी? थोप देती थी भी तुम्हें ये कार्य करना है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? ये था मेरे बच्चों नीति आयोग। अब हमारा नीति आयोग कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा हम गरीबी के बारे में पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद गरीबी और निर्धनता कल फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम नहीं करते तो कल कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक। चलो हमारा टॉपिक, नया टॉपिक डालें, गरीबी, पॉवर्टी। हमारी गरीबी, जिसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इंग्लिश में? पॉवर्टी। क्या है गरीबी? मेरी गरीबी है? तू गरीब है? 4,000 की कल पार्टी करके यार गरीब है। गरीब तो वो है जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और एजुकेशन के लिए शिक्षा के लिए उसके पास विद्यालय में जाने के लिए फीस नहीं है, और उसके हेल्थ इशू है तो उसको जाने के लिए पास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, और उनके पास पैसे नहीं है। ये है उस गरीब। कौन सा व्यक्ति गरीब हो गया? जिनके पास रहने के लिए मकान ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, और पहनने के लिए कपड़े ना हो। उसके बाद 2 अक्षर और जोड़ दिए गए मेरे बच्चों, जिसको शिक्षा ना मिली हो और जिसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ये 5 चीजें हैं
जिनके पास ये नहीं है वो गरीब हैं, बाकी हरियाणा के लोग वैसे ही नखरे करते हैं, बाकी गरीब नहीं है। हरियाणा के लोग हैं, गरीब नहीं है। मैंने तुम्हें कहा हरियाणा राजा है, हरियाणा राजा है। अगर तुम देखोगे ना, हमारे अगर यहाँ देखें तो इक्वलिटी बहुत है, हरियाणा में इतनी नहीं है भी। कुछ एक बहुत जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, कुछ एक गरीब। अगर गांव में तुम देखोगे ना, हर घर में व्यवस्था होगी हर चीज की, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना, हर फैसिलिटी है। गरीबों के पास तो अमीरों से भी ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है कई घरों में, क्योंकि उनका टारगेट क्या होता है, जितना कमाया उतना खा लिया। और अमीर क्या करते हैं, ज्यादा अमीर हो जाते हैं, मान लो ठीक ठाक हो जाते हैं, कोई कंजूस स्वभाव के होते हैं भी। जितना कमाया, मान लो अगर दिहाड़ी 500 किया, 400 बचाया, 100 ही लगाना है। और गरीब क्या करेगा, 100 बचाए ना बचाए, वो 100 तो अपने लिए रखता है, बाकी 400 घर वालों के लिए। और अमीर जो है वो क्या करेगा, 400 रख लेगा, 100 रुपए के बस सब्जी नहीं है कड्डी बना लो। और गांव में तो अब मतेड़ी और काकड़िए भी बहुत हुए पड़े हैं, वो बना लो। चलो अब तो गल गए, पीछा छूट गया। हाँ तो पीछा छूट गया। चलो मेरे बच्चों लिखो, परिभाषा लिखो। लिखो मेरे बच्चों, जो व्यक्ति, लिखो रे, अरे बातें नहीं, अब भाई बातें नहीं। जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड, आवश्यकता, बेसिक आवश्यकता, बेसिक आवश्यकताओं को, बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या है मेरे बच्चों, गरीब है। तो जैसे लिख लो, बेसिक नीड में क्या क्या आएगा मेरे बच्चों, बेसिक नीड में अगर एक मिनट, बेसिक जो हमारी नीड होती है वो क्या है, बेसिक नीड क्या है मेरे बच्चों, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, स्वास्थ्य, सॉरी, चलो चिकित्सा लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ये अपने आप को प्रोवाइड नहीं करा पाता, वो गरीब कहलाता है। क्या हरियाणा में लगता है तुम्हें ये नहीं मिलती, रोटी की कमी है हरियाणा में, नहीं है ना, तो फिर तुम कह रहे हो ना गरीब है जी। चलो अब लिखो मेरे बच्चों, इसमें एक परिभाषा पूछी जाती है मेरे बच्चों, कई बार आता है, जिसका निम्न जीवन स्तर हो, जिसका निम्न जीवन स्तर हो, निम्न जीवन स्तर यापन करने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति जो व्यक्ति निम्नतर या निम्न निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर यापन करने में असमर्थ हो वह व्यक्ति क्या कहलाता है मेरे बच्चों, हो वह व्यक्ति
गरीब कहलाता है। ये परिभाषा वैसे लिखी जाती है, जीवन तुम्हें यहाँ वो गरीबी होती है, गरीब कहलाता है। अरे पूरा ही करना पड़ेगा, वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। ये बुक्स की परिभाषा है मेरे बच्चों, ये बुक्स की परिभाषा है। तो कहीं आ जाए भी मैडम ने तो ये कहा था जो दैनिक नीड पूरी नहीं कर पाता, ये है भी पूछ ले भी कौन सा व्यक्ति गरीब है, भी बेसिक नीड आ जाए, भी बेसिक नीड तो है ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक नीड। तो उसके बाद ये आ जाए, कई बार परिभाषा दे के पूछ लेता है भी ये किसकी परिभाषा है। तो जो व्यक्ति अपना निम्न स्तर, निम्न होता है मेरे बच्चों, जो यही होता है रोटी कपड़ा मकान अपना पूरा नहीं कर पाता, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब होता है। वो व्यक्ति क्या होता है, गरीब कहलाता है, निम्न स्तर। और जो निम्न स्तर को पार कर जाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीबी में वो नहीं आता। तो पूछ सकता है तुमसे भी निम्न स्तर को, अगर वो व्यक्ति निम्न स्तर को पार कर लेता है या पा लेता है तो वे व्यक्ति किस में नहीं आएगा, गरीबी में नहीं आएगा। जो नहीं कर पाता वो कैसे में आएगा, गरीबी में आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? विकासशील लिखो, हमारा देश कैसा देश है मेरे बच्चों, विकासशील। विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में जो क्या होता है मेरे बच्चों, निम्न स्तर को लेके जो है गरीबी मापी जाती है। किसको लेके, निम्न जीवन स्तर को लेके। गरीबी मापी जाती है निम्न है जीवन स्तर को लेके, जिसमें कुछ एक हदें रोटी भी दे देता है। जैसे हरियाणा सरकार ने चला रखा है भाई 2 किलो जो गेहूं है, 3 किलो चावल है क्या, और ये तेल वगैरह फ्री में बांट रहे हैं। ये रोटी के लिए व्यवस्था कर रखी है ना, अरे कर रखी है नहीं कर रखी। और आवास जैसे मकानों के लिए पैसे मिल रहे हैं, अरे मकानों के लिए पैसे मिलते हैं ना मैडम, कपड़े के लिए नहीं मिलते। अरे सुनो, जीवन स्तर क्या होता है, जैसे हरियाणा सरकार ने क्या भारत में सबसे ज्यादा जो गरीबी पे फोकस किया जा रहा है, जिसमें ये फ्री का अनाज बांटते हैं। और उसमें आती है योजना मेरे बच्चों, ये जो नरेगा है, ये गरीबी से निकालने के लिए बनाई गई है। उस पैसे के हम कपड़े खरीद सकते हैं, अनाज हमें फ्री में मिल रहा है, मकान के लिए सरकार पैसे दे रही है, ये 3 व्यवस्था पूरी हो रही है। उसके बाद एजुकेशन पे काम किया जा रहा है। उसके बाद जो है अलग अलग, जैसे घोषणा तो हर बार होती है ना भाई 2 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे जो है विद्यालय खोले जाएं, बाकी जो है खोले गए हैं उनको बंद करने की सोच रही है, क्योंकि वहां बच्चे नहीं है। बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वो उनका स्ट्रगल है भी अलग अलग, जैसे भी वो पढ़ाई नहीं इतनी फोकस नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने कहा सरकारी स्कूल देख लो और एक प्राइवेट स्कूल देख लो, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। एक सरकारी टीचर देख लो, एक प्राइवेट टीचर देख लो। सरकारी टीचर के पास सब कुछ है, प्राइवेट टीचर के पास इतनी नहीं होती, अपना खाना पीना बस इतनी व्यवस्था चल पाती है प्राइवेट टीचर की। और जो है प्राइवेट बिल्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है, वहाँ फैसिलिटी अच्छी होती है। और गवर्नमेंट में जो है आप स्कूल सबसे ज़्यादा गिरेंगे ना, अगर पानी ऐसे ही रहा तो गवर्नमेंट स्कूल ही गिरेंगे सबसे ज़्यादा, फिर सरकार वही लगाएगी। बहुत पैसा आता है, सरपंच जो होता है गांव का, उसके पास बहुत सारा पैसा आता है बिल्डिंग का। जैसे टीचर वहाँ कर रहे हैं, अरे मैं तो हमेशा कहती हूँ चलो तुम गरीबी में जन्मे, एक है ना एक डायलॉग जैसा, भी गरीबी में जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं है, मालिक ने हमें जहाँ भेजा हम वहाँ आ गए, परंतु गरीबी में रहना वो तो हमारे हाथ में है ना। अरे गरीबी में रहना और गरीबी में मर जाना वो हमारे हाथ में है। गरीबी से निकला जा सकता है परंतु मेहनत के जरिए मेरे बच्चों, ऐसे सोच के ऐसे नहीं भी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तुम यहाँ से चलना मत भी आज मैं पूरे दिन भगवान को याद करूंगा, भगवान मेरे को घर तक पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा देगा जब तक तुम चल के नहीं जाओगे बस स्टैंड। ये देख लेना। तो हमेशा अपनी मेहनत पे विश्वास करो, ना कि कुछ नहीं होता। आजकल ये बहुत जादू टोना दिखाई, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, सिस्टम सब फेल है, प्रकृति के आगे सब फेल है। भविष्यवाणी अब हो रही है ना, बारिश हो रही है इतने के बाद, पहले 2 महीने पहले किसी ने बताई नहीं बताई, अब बारिश होने के बाद भी देख लेना आती रही।
क्योंकि अनुमान लगाया जाता है, वो तो हम ही लगा लें। मतलब जैसे बादल आ गए, हम कहेंगे बारिश होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, संभावना थी। प्रॉपर सही कौन होता है? संभावना थी ना। तो बस यही वो पंडित जी कहता है। अगर पंडित जी की सच होती ना, पंडित जी अगर सच होता तो पंडित जी वाला काम ही क्यों करता? सारा दिन लोगों को उल्टा लाइन में लगाना, लोटे ढाल देना, हॉर्न करा लो, बच्चा एक एक नंबर से अटक रहा है तो हॉर्न करा लो, भर्ती नहीं आई तो कैसे क्लियर होगा? मेहनत ही नहीं की तो कैसे होगा? सब कुछ फेल है मेरे बच्चों। वो तुम्हारा बिलीव है, परंतु मेरी यात्रा जो है, मैं जहां तक एक्सपीरियंस मेरा कहता है, कुछ भी नहीं है सृष्टि में। मन में तुम्हारे बेईमाना नहीं होना चाहिए भाई। जो कार्य तुम कर रहे हो, वही जो मैं हर बार रिपीट करती हूँ, जो भी तुम काम कर रहे हो बेईमानी से कर रहे हो तो कभी काम सिद्ध नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। घर में खाना बना रहे हैं ना, दिखावे के लिए बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से अपनी शिद्दत से बना रहे हैं, वो खाना भी काम करता है, नहीं तो वो खाना भी काम नहीं करता। तो यहाँ मेरे बच्चों, विकासशील देशों में क्या देखा जाता है? निम्न जीवन स्तर देखा जाता है, इससे उनकी मापी जाती है भी। उन्होंने जैसे भारत ने रोटी कपड़ा मकान ये व्यवस्था तो कर दी, अब वो उसको क्या विकासशील में क्यों काउंट हुआ? विकसित में हो जाते तो हमारा जीवन स्तर हमेशा ऊंचा होता ना। अरे सारी व्यवस्था हमारे पास होती तो भारत किस देश में आता? विकसित में आता। हम किस में हैं? विकासशील में हैं। तो हमारा क्या है? निम्न जीवन स्तर में कहीं ना कहीं कमी है। तो एजुकेशन हो रहा है, शिक्षा के लेके बाकी सभी में है, मतलब अलग अलग है। जैसे हरियाणा में सारी चीजें जरूरी नहीं है बिहार में, वहां की पब्लिक भी बहुत है, उतनी जनता के लिए व्यवस्था करना। हमारे घर में अगर एक दिन मेहमान आ जाए ना और वो 3 दिन रुक जाए तो हमें मन मन में कहते हैं भी ये कब जाएगा, उसके सामने ना कहे, मन में ये ऐसा रहता है भी कब जाएगा। हम 3 दिन में परेशान हो जाते हैं। तो इतनी पब्लिक को, आपको पता है एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं? तो इतनी व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल होता है, कहना और करने में बहुत फर्क होता है मेरे बच्चों। चलो उसके बाद देखो मेरे बच्चों, अलग विकसित देशों में कैसी गरीबी मापी जाती है। अलग विकसित है देशों की बात करें तो उसमें गरीबी के लेके क्या है? सेकेंडली अलग विकसित देशों में गरीबी में क्या है मेरे बच्चों? यहाँ जो है वो होती है मेरे बच्चों, आय में असमानता बहुत अधिक होती है। यहाँ क्या है? आय में, अरे इनकम में असमानता, असमानता बहुत अधिक होती है, असमानता अधिक होती है। मतलब है कुछ एक लोगों के पास है पैसे हैं और बाकी लोग जो है उनके पास नाम मात्र की आय में असमानता होती है। मान लो पूरी, जैसे अगर बात करें हरियाणा में कुछ एक चुने हुए 2-4% लोगों के पास पैसे ज्यादा हो, बाकी जनता के पास पैसे ना हो, तो वो आय में असमानता कहलाती है। भी कुछ एक लोगों के पास पैसे हो तो वो कैसी हो जाएगी मेरे बच्चों? अलग विकसित देशों में आज जो है गरीबी कैसी मापी जाती है? आय में असमानता को लेकर मापी जाती है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? सैद्धांतिक तौर पर अगर बात करें मेरे बच्चों तो गरीबी को मापने के 2 प्रकार है। सैद्धांतिक तौर पर है, मतलब जो सिद्धांत थ्योरेटिकल अगर बात करें, सैद्धांतिक है, सीधे लिख लो, गरीबी मापने के प्रकार, गरीबी मापने के प्रकार 2 प्रकार से मापी जाती है मेरे बच्चों गरीबी। एक है मेरे बच्चों, फर्स्ट है सापेक्षता, सापेक्षता के आधार पर गरीबी, सापेक्षता गरीबी। दूसरा है मेरे बच्चों निरपेक्षता गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्षता के आधार पर, निरपेक्षता के आधार पर।
सापेक्षता गरीबी मापी जाती है मेरे बच्चों, उसमें देखा जाता है मेरे बच्चों आय में असमानता को लेकर मापी जाती है। सापेक्षता गरीबी आय में असमानता, जैसे हम कंपेयर करते हैं भारत और यूएसए को, भारत और यूएसए की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहां किसको माप रहे हैं हम, पैसे को माप रहे हैं, किसको, पैसे से माप रहे हैं। भारत और यूएसए में जो पर कैपिटा इनकम कितनी है उसके आधार पर कैसे गरीबी मापी जाती है, वो सापेक्षता होती है, पैसे के आधार पर मापी जाए, आय के आधार पर। बाकी अगर जीवन स्तर के आधार पर एक भारत में अन्य जो है मान लो व्यक्तियों से कंपेयर करके मापी जाए जीवन स्तर, वो निरपेक्ष होती है। कैसी होती है, निरपेक्ष होती है। आज जो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सापेक्षता गरीबी पर। सापेक्षता जो है गरीबी जो मापी जाती है वो सापेक्षता के आधार पर किस प्रकार से मापी जाती है, लिखो मेरे बच्चों, सापेक्षता के आधार पर गरीबी मापने के प्रकार। सापेक्षता गरीबी मैंने बता दिया मेरे बच्चों, किसके थी, आय में असमानता। मैं यहाँ लिख देती हूँ कई बच्चों को कंफ्यूजिंग ना हो। आय में असमानता वो गरीबी कैसे मापता है, सापेक्षता के आधार पर। क्लियर है। इसके दो प्रकार से मापी जाती है मेरे बच्चों, जो लॉरेंज बकर और हम गिनी गुणांक के द्वारा समझेंगे। जो सापेक्षता के आधार पर है गरीबी मापी जाती है मेरे बच्चों, इसको हम दो प्रकार से समझते हैं, दो प्रकार, जिसमें हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों, फर्स्ट पढ़ेंगे लॉरेंज बकर और सेकंड पढ़ेंगे मेरे बच्चों गिनी गुणांक। जो अब की बार सीईटी में शायद फर्स्ट शिफ्ट में था, गिनी गुणांक आया था, गिनी गुणांक, गिनी गुणांक। गरीबी जो मापी जाती है सापेक्षता के आधार पर दो प्रकार से मापी जाती है, एक लॉरेंज बकर के द्वारा हम माप सकते हैं और एक है गिनी गुणांक के द्वारा। पहले तो इनका लिख लो मेरे बच्चों, ये आए कब थे, ये भी पूछ लेता है। अभी लॉरेंज बकर जो है कब आया था, कब दिया था लॉरेंज बकर, ये 1905 में मेरे बच्चों कैरोड जो है लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। सॉरी कैरोड नहीं है मेरे बच्चों, मैक्स ओ लॉरेंज है। कौन है मेरे बच्चों, मैक्स ओ लॉरेंज है। लॉरेंज लॉरेंज नाम का ही व्यक्ति था, उन्होंने अपने नाम पे बक्कर बना दिया। एक चित्र बनाया, चित्र में बना के दिखा दूंगी, उससे सारा क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहता है ये। तो ये पूछ सकता है भी लॉरेंज बकर कब आया, 1905 में दिया इन्होंने। किसके लिए ये था, आय में असमानता का डिफरेंस बताया है हमने। किसको बताया है, आय में असमानता। तो पूछ सकता है भी आय में असमानता के द्वारा हम गरीबी किस प्रकार से माप सकते हैं, तो दो प्रकार से, एक लॉरेंज बकर द्वारा, एक गिनी गुणांक द्वारा। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। उसी के साथ है मेरे बच्चों गिनी गुणांक जो दिया था वो किसने दिया था, गिनी गुणांक है ये 1912 में, 1912 में दिया है मेरे बच्चों। किसने दिया है, ये कैरोड है, ये कैरोडो है, कैरोडो गिनी ने दिया है मेरे बच्चों, कैरोडो गिनी ने दिया है। बस एक चित्र से दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये तो समझ में है ना, ये किसको मापता है, आय में असमानता को मापता है। बस एक चित्र बना देती हूँ, बस लास्ट है ये हमारा। बना लो, फिर समझने में इजी हो जाएगा, मेरे साथ साथ बना लो इसको।
ये 100% है मेरे बच्चों। यहां नीचे लिखा है आय प्राप्त करता हूं, आय प्राप्त करता हूं का संचय, इसमें 100% लिया है उन्होंने। और साइड में लिखा है कुल आय प्राप्त करता हूं का संचय, ये भी 100% लिया। बना लिया सभी ने? अरे बना लिया? बस इसी से आपको समझना है। अब देखो ध्यान से सुनो, पहले हम लोरेंज वक्र, ये क्या है? लोरेंज वक्र है। क्या है ये? लोरेंज वक्र है। क्या है ये? लोरेंज वक्र है। लोरेंज वक्र, लोरेंज ने ये कहा भी ये जो लाइन है, सुन लो ध्यान से, ये जो लाइन है, ये जो मैंने 45 डिग्री से ऐसे क्रॉस किया, इस O और B को मिलाया है, ये कैसी लाइन है मेरे बच्चों? समता रेखा है। क्या है? समता रेखा है। समता रेखा का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सभी में समानता है, समान है सभी। जो बीच में मैंने 45 डिग्री का बना के ये जो लाइन ली है, ये क्या है मेरे बच्चों? ये समता रेखा है। और ये जो है ए वाला बिंदु, ये क्या इसको दिखाता है? आय में असमानता को दिखाता है। किसमें? आय में असमानता को दिखाता है। आय में असमानता को दिखाता है। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, देखो इसकी तरफ, फिर लिखना अपनी मर्जी से। भी ये रेखा किसको दिखा रही है? समान है। भी लोग यहां सभी समान है। और ये रेखा दिखा रही है असमानता। जैसे जैसे ये लाइन इसकी ओर बढ़ती जाती है तो आय में असमानता कम होती जाती है। ये जो लाइन है मेरे बच्चों, ये वाली लाइन है, ये लाइन इसकी तरफ जाएगी तो आय में असमानता कम होती जाती है। अगर पूछ ले भी असमानता रेखा है, आय असमानता रेखा है, वो अगर समता रेखा की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, तो गरीबी कैसे हो रही है? आय में असमानता कैसे हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है मेरे बच्चों? कम हो रही है। यहां मैंने त्रिभुज का निशान लगाया भी, यहां जो ये रेखा इसकी तरफ जा रही है तो समान की तरफ जा रही है ना, तो लोगों में गरीबी में आय में असमानता क्या होगी मेरे बच्चों? कम होगी। जैसे ये रेखा इस रेखा से इधर की तरफ बढ़ रही है तो आय में असमानता कैसी होगी मेरे बच्चों? बढ़ जाएगी। क्या होगी? आय में असमानता लोगों में बढ़ जाएगी। बस दो लाइनों से ध्यान रखना है भी, ये जो रेखा है ये समांतर रेखा की तरफ जा रही है, तब तो आय में असमानता कम होती जा रही है। उस समान रेखा पर जा रही है, सभी के लिए आय समान माप रहा है। और जब इस समान रेखा से जो है ये आय में असमानता जो सी की तरफ बढ़ रही है, तो कैसी है मेरे बच्चों? आय में असमानता बढ़ती जाती है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? परंतु तुम बार बार करोगे तब आएगा। अब बस मेरे बच्चों, इसी को गिनी गुणांक ने ये कहा, ये तो बताया इन्होंने भी, इन्होंने कहा बस ये पूछेगा भी जो असमानता वक्र जो रेखा है वो समानता रेखा की तरफ अगर बढ़ रही है तो तुमसे पूछेगा गरीबी कम हो रही है या बढ़ रही है या ज्यादा हो रही है, कुछ भी एग्जाम्पल दे। तो अगर समानता रेखा की तरफ असमानता रेखा बढ़ रही है तो कैसी होगी? गरीबी जो आय में असमानता कम होगी। और जब वो रेखा समानता रेखा से पीछे की सी की तरफ जा रही है तो वो कैसी? आय में असमानता बढ़ रही है। बस दो शब्दों से खेलना है। अब इसी के साथ में बच्चों गिन्नी गुणांक करता है, इसी में कंसेप्ट आता है। अब यहाँ गिन्नी गुणांक वाला बता देती हूँ। गिन्नी गुणांक ने इसको मेरे बच्चों G0 से मापा है। गिन्नी गुणांक ने इसे G0 कहा है। किसको? समानता रेखा को।
ध्यान रखना, गिनी गुणांक ने समानता रेखा को क्या कहा है? G0 कहा है, और असमानता रेखा को मेरे बच्चों इन्होंने कहा है G1 का, G1 का क्या कहा है? G1 का है। लिखो, लिखो, 2 लाइनें लिखो। अगर जो है ये रेखा गिन्नी गुणांक जो होता है मेरे बच्चों, मैं लिख देती हूँ पहले, कई बच्चे लग रहा है मेरे को सर के ऊपर से ही जा रहा है, मेरे को लग रहा बाकी उनकी सोच है। गिन्नी गुणांक जो मेरे बच्चों असमानता मानता है, आई में असमानता मापता है, वो मापता है मेरे बच्चों, ये कहता है भी जो ये जो है आई में असमानता है, ये 0 से 1 के बीच रहती है, ये 0 से 1 के बीच में रहती है। अगर वो 0 की तरफ आए, जो आ रही है 0 की तरफ हो रही है, तो सभी व्यक्ति समान आय के कहलाएंगे। अगर वो 0 से 1 की तरफ जा रही है तो वो क्या कहलाएंगे? वो बढ़ रही है, आय असमानता बढ़ रही है। तो इसमें 2 लाइनें हैं, लिख लो। G0 है जो प्रत्येक व्यक्ति की एक ही आय है। अगर G1 हो जाए, इसको कैसे मापते हैं? अगर आ जाए तुम्हें भी इसको गिन्नी गुणांक को कैसे मापा जाता है, तो गिन्नी गुणांक को मापा जाता है मेरे बच्चों, भी हमें कैसे पता चलेगा मैडम ये 1 की तरफ आ रही है या 0 की तरफ जा रही है? तो गिन्नी गुणांक का फॉर्मूला है, लिख लो मेरे बच्चों, छायाकृत क्षेत्र, जो ऊपर हमने छायाकृत किया है मेरे बच्चों, देखो पहले ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है वो लिखोगे, टोटल इसका टोटल देगा। छायाकृत है चित्र जो क्या है हमारे पास है O और B और C, ये OBA, यहां लिखो छायाकृत क्षेत्र, छायाकृत क्षेत्रफल, जिनमें क्या आएगा? OB आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? OB आएगा। क्लियर है? उसके नीचे जो है मेरे बच्चों, इसके नीचे हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? OB और C वाला टोटल क्षेत्र लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे वो छायाकृत भी कितनी असमानता दिखाएगी वो लिखेंगे, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? OBC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OBC लिखेंगे। इसको हम लिखते हैं मेरे बच्चों पूर्ण समता रेखा, जो OB से लेके पूर्ण समता रेखा, जिसको किस नाम से हमने लिखा है यहाँ रेखा? OB से। OB से जो है मेरे बच्चों यह कहां तक जाएगा? पूरा OB और C इसमें क्षेत्र लिया जाएगा, क्षेत्रफल लिया जाएगा। किसका? OBC का पूरा लिया जाएगा, पूरा उस त्रिभुज का इसके नीचे लिखा जाएगा। तब हमारे गिनी गुणांक जो रैंक आएगी वो 0 से 1 के बीच रहेगी। अगर वो 0 आ जाती है, दोनों सेम हो जाएंगे, अरे दोनों सेम है, वो रेखा बढ़ के उसी समता रेखा पे आ जाती है तो सेम ही हो जाएंगे। 0 आ जाता है तो क्या होता है मेरे बच्चों? आय में असमानता जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है? समान है आय। लिख लो। अगर मेरे बच्चों G इक्वल, गिनी गुणांक को G बोलते हैं मेरे बच्चों, गिनी नाम से ही G आया है, G इक्वल G है तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की एक ही आय है, समान है, एक ही आय है मेरे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति की एक ही आय है। उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चों ये G1 आ जाता है, तो क्या है मेरे बच्चों? यह है तो एक व्यक्ति को पूरी आय है, एक आ जाता है तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय है, मतलब कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में है पूरी आय है।
अरे एक की तरफ बढ़ जाएगी तो गिने चुने लोगों के पास चले जाएगा ना पैसा, और जीरो की तरफ आ जाएगा तो सभी लोगों के पास इक्वल में आ जाएगा, और बीच में रहेंगे तो वो जो हमारी असमानता हम देखने को मिलती है वो तो मिलेगी नहीं। क्लियर है? बस तुम्हें पॉइंट क्या रखना है, बिगिनिंग गुणांक किसको मापता है, आय में असमानता को। लॉरेंज बकर किसको मानता है, आय में असमानता को। और जो गिनी गुणांक मापता है वो किसके बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में। अगर लोगों की पूछ ले भी सभी की आय 0 है तो सभी लोग आय में समान हैं। अगर पूछ ले भी एक है, गिनी गुणांक है एक है, तो कुछ एक ही, मैंने लिखा है एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय आ जाएगी, पूरे पैसे कुछ हाथों में चले गए, बाकी सब गड़बड़ हो गए। क्लियर है? और 0 होगी तो सभी के पास समान इक्वल में पैसे आ गए। क्लियर है? बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है भी ये जो इसकी आय मापी जाती है वो किसके बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। क्लियर है? थैंक यू।